हेलो बच्चों, विद्या कुंज में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 की। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं ताकि आपको इस वीडियो की कनेक्टिविटी पता लग जाए। पहला जो वीडियो था इस चैप्टर का वो था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने इस चैप्टर के ओवरऑल वेटेज की बात की थी, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इनका क्या वेटेज है और हमारी डे टू डे लाइफ में भी इस चैप्टर का क्या एप्लीकेशन है, क्या वेटेज है। फाइन। देन हमने इस चैप्टर को स्मॉल सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है, देख सकते हैं आप ये। इनमें से जो कवर कर चुके हैं टॉपिक्स हम, वो हैं आपके इलेक्ट्रिक चार्ज एंड प्रॉपर्टीज़, फोर्स एंड कूलॉम्स लॉ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इनकी कंप्लीट वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। फाइन। देन अभी जो टॉपिक चल रहा है आपका दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या पीछे के कोई भी टॉपिक हम बेसिकली 5 वीडियो में कवर कर रहे हैं, 4 से 5 वीडियो में। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कोई टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है इंक्लूडिंग सीबीएसई, तो हम मैक्स टू मैक्स 5 वीडियो में उसको कवर करते हैं। पहला वीडियो आपका रहता है थ्योरी का, जिसमें हम उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, डेफिनेशन और डे टू डे लाइफ में जो उसका एप्लीकेशन है उसको समझते हैं। इस वीडियो में हम कोई भी न्यूमेरिकल, ज़्यादा टीडियस न्यूमेरिकल या कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करते। सिंपल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं और उनकी थ्योरी और एप्लीकेशन और कंसेप्ट पार्ट पे ज़्यादा फोकस देते हैं। फाइन। देन उसको कवर करने के बाद एम के अकॉर्डिंग आप अपनी वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर किसी का सीबीएसई का एम है तो वो थ्योरी की वीडियो पढ़ने के बाद डायरेक्ट सीबीएसई लेवल की वीडियो देखें। फाइन, क्योंकि उसमें सीबीएसई के ही पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और लास्ट सीबीएसई क्वेश्चंस जो आए हैं उनको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, उसमें कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो भी आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही डिसाइड की गई है। फाइन। जैसे मान लीजिए कोई ड्रॉपर बच्चा है, उसको केवल मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, तो वो थ्योरी वीडियो तो वो भी देखे, उसके बाद डायरेक्टली ही कैन कम ऑन टू द जेईई मेंस लेवल। ठीक है, ऐसे आज का जो वीडियो है हमारा वो एडवांस लेवल का डिस्कशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब इसमें आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि हम बेसिक्स या जो थ्योरी का पार्ट है वो कवर करेंगे। ठीक है, थ्योरी या बेसिक्स जितने रिक्वायर्ड हैं वो आपकी पहली वीडियो में थ्योरी में डिस्कस किए जा चुके हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो पहले आप उसको देखें, देन कम टू दिस वीडियो फॉर द न्यूमेरिकल डिस्कशन जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के जेईई एडवांस में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट द क्वेश्चंस। देखो, पहला क्वेश्चन जो आपका आप देख रहे हैं अभी स्लाइड पे, ये आईआईटी 2004 में पूछा गया है। ठीक, तब आईआईटी हुआ करता था इसका नाम। ठीक है, जेईई एडवांस बाद में हुआ है बहुत। सो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया गया है आपको, एक आपका हेक्सागन है जिसकी साइड लेंथ आपकी ए है और इसके हर एक वर्टिसेस पर आपको चार्ज अरेंज करना है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और 3 नेगेटिव चार्ज हैं, इनका मैग्नीट्यूड आपस में सबका सेम है और उनको इस तरह से अरेंज करना है कि सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाए, 0। ठीक है, तो ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपको दे रखे थे, आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या तरीका अपनाना है आपको बेसिकली जाना है ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ेगा। कई बार हमें ऑप्शंस को वेरीफाई करना भी आना चाहिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। ठीक है, सो अगर मैं आपसे कहूँ पहला ऑप्शन जरा चेक करते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, प्लस माइनस देन प्लस माइनस माइनस प्लस। तो अब हम देखते हैं कि क्या सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो देखो ध्यान से, ये प्लस इधर फील्ड लगाएगा तो ये वाला प्लस इसको कैंसिल आउट कर देगा अपोजिट फील्ड लगाकर। ठीक है, रेडियली अवे होती है प्लस की वजह से। ऐसे ही ये माइनस फील्ड इधर लगा रहा है तो ये माइनस फील्ड अपनी तरफ लगाएगा, ये वाला माइनस भी अपनी तरफ लगाएगा, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बचे रह गए ये दोनों, तो प्लस लगाएगा रेडियली अवे और माइनस भी अपनी ही तरफ लगा देगा। तो इन दोनों की फील्ड एड अप हो रही है जिसकी वजह से नेट फील्ड 0 नहीं हो पा रही है। क्लियर। सो पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक, देन बी ऑप्शन पे चलते हैं। बी ऑप्शन पे अगर हम देखें तो बी में आपको जो अरेंजमेंट दे रखा है वो कैसा दिया है, प्लस माइनस देन प्लस एंड यहाँ पे प्लस और इधर आपका दे रखा है माइनस। अब इसमें ज़रा चेक करते हैं हम कि क्या ये सही ऑप्शन है। देखते हैं,
इस प्लस की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली अवे, इस माइनस की वजह से भी टुवर्ड इटसेल्फ, ठीक है। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और सेंटर से डिस्टेंस सेम है, तो दोनों की फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। सो आई कैन से एक की वजह से अगर ई है तो इसकी वजह से भी ई होगी, तो ओवरऑल इस डायरेक्शन में जो फील्ड हो गई वो हो गई आपकी 2E। फाइन। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इस प्लस की वजह से, तो ये इधर लगाएगा और ये माइनस जो है ये भी अपनी तरफ लगाएगा लाइक दिस, ठीक है। तो इसका हो गया आपका 2E लाइक दिस, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ इस प्लस की वजह से, ध्यान से देखो, ये प्लस अवे लगाएगा लाइक दिस और ये माइनस भी अपनी तरफ लगाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 2E। सो सेंटर पर अगर हम बात करें कुछ इस तरह की सिचुएशन बन गई है। देखो एक फील्ड लग रही है यहाँ पर, इसका मैग्नीट्यूड है 2E, एक फील्ड लग रही है यहाँ पर, इसका मैग्नीट्यूड है 2E और एक यहाँ पर 2E, ठीक है। और बाई ज्योमेट्री वी कैन से कि इनके बीच में जो एंगल्स हैं वो कितने हैं आपके 120 डिग्री, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ओ पर अगर मैं आपको कहूँ तो आप ध्यान से देखिए, इसके लिए आप कंपोनेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट मेथड क्या बोलते हैं कि अगर इस पॉइंट पर नेट फील्ड निकालनी है तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस यहाँ से ड्रॉ कर दो, ठीक है। सो ये एक्स एक्सिस बिल्कुल इसके बीच से होकर जाएगा लाइक दिस, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 60 और ये एंगल भी 60। अब इनके सभी के अगर कंपोनेंट लें हम एक्स और वाई के अलोंग, तो इसका कंपोनेंट इसके अलोंग कितना आएगा 2E cos 60 और इसका कंपोनेंट भी सेम डायरेक्शन में कितना आएगा 2E cos 60, तो दोनों एडअप हो जाएंगे और ये हो जाएगा प्लस 2E cos 60। इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा ये 2E के इक्वल आ गया, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट जो इनके होंगे वो आपस में एक दूसरे के क्या हैं अपोजिट, और ये एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसल आउट, ठीक। और हॉरिजॉन्टल में इधर कितना आया रिजल्टेंट 2E और लेफ्ट में ऑलरेडी 2E लगा हुआ है। सो आई कैन से ये दोनों मिलकर इसको क्या कर देंगे कैंसल आउट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी 0। आई होप इट इज क्लियर। सो करेक्ट ऑप्शन इज B1। अब ये सब चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आप रख के देख भी सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट मी टेक सेकंड वन। देखिए ये क्वेश्चन आपका IIT 2011 में पूछा गया है। इसमें देखिए क्या दिया गया है, ध्यान से समझें। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आपको दिया है, ठीक है, और अभी ये कहा गया है कि स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। ये अभी नेचुरल लेंथ में, इसका मतलब इस पर स्प्रिंग फोर्स क्या होगा 0, ठीक है। जब भी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होती है तो वो कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करती। तो मैं कह सकता हूँ कि इस टाइम पर इस ब्लॉक पर एक तो mg का फोर्स नीचे लग रहा होगा और नॉर्मल डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट ऊपर, तो नेट फोर्स अभी इस ब्लॉक पर कितना है आपका 0। तो इस पोजीशन को मैं कह सकता हूँ कि क्या है ये मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। फाइन। सो अगर मैं इस केस में कहूँ कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, तो 11th क्लास में आपने पढ़ा है ये फॉर्मूला फॉर SHM 2π√m/k/SHM। तो एक चीज़ ध्यान से देखिए कि जो टाइम पीरियड है वो आपकी केवल मास और स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। सो अब अगर क्वेश्चन में वो कह रहा है कि मैं इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इस m पर एक चार्ज दे दूं मैं कितना +q, तो इसकी जो नई इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कहाँ होगी और इसकी जो नई टाइम पीरियड है या फ्रीक्वेंसी है वो कितना होगा। ये दो चीज़ों पर हमें कमेंट करना है, एक तो फ्रीक्वेंसी पर और एक मीन पोजीशन पर। मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन जहाँ पर नेट फोर्स ब्लॉक पर 0 हो। तो ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूँ कि ये ब्लॉक पर अभी जैसे ही आपने +q चार्ज दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगने लगेगा दैट इज q × E। फाइन। अब इस फोर्स की वजह से ये आगे चलेगा तो स्प्रिंग क्या होगी आपकी कंप्रेस्ड। तो स्प्रिंग अगर कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में क्या अप्लाई करेगी स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में QE फोर्स लगेगा और सिंस स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या फोर्स लगाएगी स्प्रिंग फोर्स KX, ठीक है। स्टार्टिंग में इस कंप्रेशन की वैल्यू कम है बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये KX क्या है QE से कम, तो ब्लॉक आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे कंप्रेशन बढ़ेगा अंदर की तरफ
x की वैल्यू बढ़ेगी जिसकी वजह से kx बढ़ेगा और ये कांस्टेंट है QE। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब मान लो यहाँ से x0 डिस्टेंस पर जब ब्लॉक पहुँच चुका है, ठीक, यहाँ पर x0 डिस्टेंस पर, तो उस समय अगर मैं कहूँ कि इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है अभी भी Q इंटू ई, स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो दैट इज K इंटू x0। और इस पर्टिकुलर x0 पर आई कैन से लेट अस सपोज ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो गए, बराबर, क्योंकि ये बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली और ये कांस्टेंट है, तो एक टाइम पर ये इसके बराबर हो जाएगा। सो वी कैन से एट न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन और आई कैन से मीन पोजीशन, एक ही बात है ना। सो आई कैन से के एक्स नॉट इज इक्वल टू Q इंटू ई। सो आई कैन से एक्स नॉट इज इक्वल टू QE अपॉन M, ठीक है। यानी कि जो नई मीन पोजीशन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना आगे चली गई है, x0 डिस्टेंस शिफ्ट हो गई है। फाइन सर, क्या टाइम पीरियड पर भी कोई इफेक्ट पड़ेगा? आप देखो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, m पर और KSHM पर, ध्यान से समझो। सो यहाँ पर आपकी ना तो स्प्रिंग चेंज हुई है, ठीक है, और ना ही ब्लॉक के मास में कोई चेंज आया है, तो वी कैन से कि टाइम पीरियड इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। या आप अगर इसको और डिटेल में प्रूफ करना चाहते हो तो बेसिकली KSHM कैसे निकालते हैं, याद करिए, अगर पार्टिकल को अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया जाए, ठीक है, तो उस पर नेट फोर्स आप कैलकुलेट करें पहले तो, ठीक है। सो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ तक तो ठीक है, लेट मी टेक, नो स्पेस इज नॉट देयर, सो लेट मी मेक ए स्पेस हेयर। देखो जैसे मैं आपसे कहूँ कि अब जो ब्लॉक है आपका वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन से ये जो नेचुरल लेंथ थी ना उससे कंप्रेशन कितना हो चुका है, x0, ठीक। इस पर फोर्स अभी ये अब आपकी मीन पोजीशन आ गई है, ठीक है। अब इस मीन पोजीशन से अगर मैं इस ब्लॉक को थोड़ा और डिस्प्लेस कर देता हूँ, लेट अस सपोज यहाँ ले आया मैं ब्लॉक को, ठीक, कितना डिस्प्लेस किया मैंने, लेट अस सपोज x अमाउंट और डिस्प्लेस कर दिया, तो अब इस पर जो फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा था वो तो अभी भी QE होगा, लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा अब इस पर इस डायरेक्शन में, वो स्प्रिंग फोर्स कितना हो जाएगा, F स्प्रिंग इज इक्वल टू K इंटू टोटल कंप्रेशन कितना हो गया, x0 यहाँ तक और x और हो गया, तो टोटल कंप्रेशन है x0 प्लस x, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स है। सो रिजल्टेंट फोर्स की अगर मैं बात करूँ इस टाइम, वो कितना होगा, F नेट इज इक्वल टू F स्प्रिंग माइनस FE, ठीक है। तो वो कितना है आपका, या इसको ऐसे लिख लो, रिजल्टेंट फोर्स आप दोनों को ऐड कर दो बेसिकली, क्योंकि दो फोर्स लग रहे हैं ना आपके, एक तो स्प्रिंग फोर्स प्लस इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो वो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, सो आई कैन राइट इट लाइक माइनस K इंटू x0 प्लस x, और इलेक्ट्रिकल फोर्स आपका राइट डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको मैं लिख सकता हूं प्लस Q इंटू ई, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, F नेट इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस के एक्स नॉट प्लस QE, ठीक है। अब ध्यान से समझना, इनिशियली जब अगर हम बात करें यहाँ पे देखें, लेट मी सिलेक्ट दिस वन, हाँ यहाँ पर देखिए, इनिशियली अगर हम बात करें KX0 किसके इक्वल था, Q इंटू ई, इक्विलिब्रियम पोजिशन पर, ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, x0 इज इक्वल टू QE बाई M। सो वी कैन से एट दिस प्लेस दिस KX0 माइनस KX0 इस QE को क्या कर देगा आपका, कैंसिल आउट, सो वी कैन से दिस विल बी कैंसिल आउट, और F नेट आपका कितना आ जाएगा, F नेट इज इक्वल टू अगेन माइनस K इंटू एक्स, यानी कि SHM कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आया, KSHM अभी भी कितना है, जितना पहले था, K स्प्रिंग कांस्टेंट।
सो टाइम पीरियड अभी भी आपका कितना होगा, 2 पाई रूट अंडर m अपॉन के स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। सो वी कैन से कि मीन पोजीशन आपकी शिफ्ट हो जाएगी, मीन पोजीशन विल बी शिफ्टेड, ठीक है, इट विल शिफ्ट, बट टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, फाइन। सो दिस इज द ऑप्शन। सो लेट मी नो विच ऑप्शन इज करेक्ट वन। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। नाउ आई कैन से ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, फ्रीक्वेंसी इज सेम, mean position is shifted. I hope this is clear now. Now let me take next question. ये क्वेश्चन आपका आया IIT 2010 में, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फ्लूइड मैकेनिक्स, इन दोनों के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। सो जब भी कभी कॉन्सेप्ट की मिक्सिंग हो तो आप समझ जाओ कि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस तरह के क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी जेईई एडवांस में एटलीस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो जब भी आप कभी स्टैंडर्ड बुक ट्राई कर रहे होते हो ना, तो उनमें ये ध्यान रखा करो कि जिस तरह के क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि क्वेश्चन की कमी थोड़ी है, क्वेश्चन आप हज़ारों लाखों करते रहो, लेकिन अगर आप अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो वो आपको ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा और आपको लास्ट में काम भी आएगा, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप साइंटिफिक फील्ड में जाना चाहते हैं तो फिर हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए केवल प्रिपेयर कर रहे हैं तो सही तरीका ये होता है कि पहले आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखें, किस पैटर्न पर वो हैं, एग्ज़ाम की क्या अप्रोच है, देन जब भी आप किसी स्टैंडर्ड बुक में जाते हैं तो उसमें उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चंस सेलेक्ट करें और सॉल्व करें, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ध्यान से देखिए। एक ऑयल ड्रॉप है आपके पास, ये एक ऑयल ड्रॉप है, इनिशियली ये रखी हुई है, और ये किस में है, रेस्ट में, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और ये रेस्ट में कैसे मेंटेन की गई, क्योंकि नीचे mg लग रहा होगा, नीचे खींच रहा होगा उसको, तो इस mg को बैलेंस करने के लिए हमने इसको एक कुछ चार्ज दिया q, और ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जिसकी वैल्यू ये गिवन है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा QE, जो इस mg को बैलेंस कर रहा है, और ये ड्रॉप रेस्ट में है, ठीक है। देन उसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को सडनली जीरो कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो कर दोगे तो ये बॉल नीचे गिरने लगेगी mg की वजह से। अब जब ये बॉल नीचे गिर रही है इस mg की वजह से, तो उसकी स्पीड भी क्या हो रही है, इंक्रीज ड्यू टू दिस mg, और स्पीड जो नीचे की तरफ बढ़ रही है उसकी वजह से ये जिस मीडियम में रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, तो एयर इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। कोई भी मीडियम अपने में मूव होने वाली स्फेरिकल बॉडीज पर या किसी भी बॉडी पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है जिसको हम बोलते हैं विस्कस फोर्स, ठीक है। सो वो विस्कस फोर्स डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की स्पीड पर। तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है mg की वजह से उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो ये विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा है। पहले जीरो था क्योंकि रेस्ट में था ये, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये mg इस विस्कस फोर्स की क्या हो जाएगा, इक्वल, और इस बॉडी पर नेट फोर्स आपका हो जाएगा जीरो। उस केस में आपकी वेलोसिटी हो जाती है कांस्टेंट, उसी कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम दिया जाता है टर्मिनल स्पीड, ठीक है। टर्मिनल स्पीड ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग इन अ मीडियम, फाइन। सो उसकी वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। कुछ डेटा और गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज गिवन दिस एंड डेंसिटी ऑफ ऑयल इज गिवन दिस। आपको चार्ज की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। मैं अभी ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, टर्मिनल स्पीड, ये सब क्लास 11 के टॉपिक क्लियर होंगे, फाइन, क्योंकि अभी इसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम। देखो अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। हमें पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है v टर्मिनल इज इक्वल टू 2/9 रो r स्क्वायर g अपॉन नीटा। ये आपका फॉर्मूला होता है टर्मिनल स्पीड का, ठीक है। सो अब इसमें आप ध्यान से देखिए, टर्मिनल स्पीड आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, कितनी है, 2 × 10⁻³ 3, 2 × 10⁻³ 2/9
रो की वैल्यू भी आपको दे रखी है, जी की वैल्यू भी आपको दे रखी है, और नीटा जो एयर है उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये भी आपको दे रखा है। तो यू कैन ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर हेयर। फाइन, क्लियर। रेडियस की वैल्यू आप उस स्फीयर के यहाँ से निकाल सकते हैं। एंड इनिशियली आपसे क्या दिया हुआ था कि ये रेस्ट में है, यानी कि क्यू ई एम जी को बैलेंस कर रहा होगा। सो आई कैन राइट सेकेंड इक्वेशन इज क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू आपका आ जाएगा mg अपॉन E। नाउ इन द क्वेश्चन E इज ऑल्सो गिवन G 9.8, M को आप लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ द ऑयल ड्रॉप इंटू वॉल्यूम ऑफ द ऑयल ड्रॉप इंटू mg डिवाइडेड बाई E। नाउ डेंसिटी आपको दे रखी है क्वेश्चन में, वॉल्यूम को आई कैन राइट 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब इंटू mg divided by E. Fine. So from here you can calculate R। उस R की वैल्यू आप यहाँ पे रखें, रो आपको दे रखा है, M दे रखा है, G दे रखा है, E दे रखा है, सारी वैल्यूज दे रखी हैं। सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q फ्रॉम हेयर, और वो आप कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी आपकी 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फाइन। सो ये फ्लूइड मैकेनिक्स और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और टर्मिनल स्पीड, इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट था आपका। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है 1998 में आईआईटी में, ठीक है। इसमें आपको एक रिंग दे रखी है यहाँ पर इस तरह से एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है, और इसके एक्सिस पर Z0 डिस्टेंस पर एक -Q0 चार्ज रखा हुआ है। उसके मोशन को डिस्कस करना है कि वो कैसा मोशन होगा, ठीक है। सो लेट्स एनालाइज द मोशन, ध्यान से समझो। देखो हमें पता है कि अगर ये रिंग है आपकी, ठीक, और रिंग के ऊपर चार्ज फैला हुआ है यूनिफॉर्मली, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी दे रखी है कितनी, लैम्डा, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं कहूँ सेंटर से डिस्प्लेस किया आपने, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होती है अवे, और उसकी वैल्यू होती है आपकी के क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अभी क्या है, थोड़ा सा एक्सेस अलग दे रखे हैं। ये जो x है इसकी जगह बेसिकली उसने z कोऑर्डिनेट ले रखा है, ठीक है। सो आई कैन से दिस डिस्टेंस इज Z0 एंड दिस एक्सिस इज Z एक्सिस। सो इन प्लेस ऑफ x आई कैन से आई विल राइट z, ठीक है। सो दिस इज Z0 एंड दिस इज Z0 का स्क्वायर। फाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब अगर मैं इस पॉइंट पर एक नेगेटिव चार्ज रख दूं, दैट इज -Q0, तो -Q0 पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सो माइनस डायरेक्शन में लगता है, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इस फोर्स की वैल्यू क्या होती है आपकी, Fe इज इक्वल टू Q इंटू ई वेक्टर। सो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो Fe वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, -Q0 इंटू ई की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर 3/2 इंटू Z0। तो ये आपका फोर्स आ गया इस -Q0 पर, ठीक है। तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, अभी ये रेस्ट में था, इसकी स्पीड धीमे धीमे क्या होगी, बढ़ने लगेगी, लाइक दिस बढ़ती जा रही है। देखो जैसे जैसे सेंटर की तरफ जा रहा है, इस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और बिल्कुल सेंटर पर पहुंचकर अगर मैं कहूँ इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। सो एट द सेंटर आई कैन से v इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जिसकी लेकिन फोर्स अगर बात करें सेंटर पर, अगर मैं यहाँ पर कहूँ फोर्स की वैल्यू, तो सिंस Z0 इज इक्वल टू 0, सेंटर से डिस्टेंस 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में Z0 की जगह 0 रखोगे तो फील्ड आ जाएगी 0 यहाँ पर। तो फोर्स जो होगा E अगर 0 है तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। सो सेंटर पर मैं कहूँगा फोर्स आपका क्या है, 0। सो सेंटर विल एक्ट एज ए मीन पोजीशन, ठीक है। बट वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट सेंटर। अब क्या होगा, इस वेलोसिटी की वजह से ये आगे निकल जाएगा। आगे निकलते ही ध्यान से समझो, जैसे ही ये आगे निकलेगा ये -Q0 चार्ज, अब सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस डायरेक्शन में है,
तो फोर्स लगने लगेगा अगेन टुवर्ड द मीन पोजीशन, और इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट के बाद से क्या होना शुरू कर देगी, डिक्रीज, और ये इस तरह से एक पॉइंट पर जाकर जीरो हो जाएगी अगेन। देन सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इस डायरेक्शन में है तो ये फोर्स इस पर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो ये यहाँ से जाकर फिर वापस आने लगेगा, फिर स्पीड बढ़ेगी धीमे धीमे, और फिर उसके बाद स्पीड डिक्रीज होने लगेगी और फिर इधर जीरो। तो इस तरह से इसका मोशन होता रहेगा। और ये कैसा मोशन है आपका, पीरियोडिक मोशन तो है ही, है ना। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। तो ऐसा पीरियोडिक मोशन जिसमें नेट फोर्स बॉडी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, तो उस पीरियोडिक मोशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर मैं ये कहूँ कि सेंटर से जेड नॉट डिस्प्लेसमेंट पर चार्ज पर जो फोर्स आ रहा है, अगर उसका एक्सप्रेशन मैं देखूँ तो वो क्या इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं ये एक्सप्रेशन देख रहा हूँ यहाँ पर, तो इट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि देखो यहाँ नीचे भी जेड नॉट आ रहा है। सो वी कैन से कि इन जनरल दिस इज़ नॉट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये कैसा है अभी, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, इट इज़ पीरियोडिक मोशन ओनली, ठीक है। सो जेड नॉट की कोई भी वैल्यू रखो आप, जेड नॉट की कोई भी वैल्यू आप रखेंगे, इट इज़ ऑलवेज ए पीरियोडिक मोशन, ठीक है। पीरियोडिक मोशन तो हमेशा ही होगा, उसमें नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें अगर हम ऑप्शंस चेक करें, पीरियोडिक फॉर ऑल वैल्यू ऑफ जेड नॉट करेक्ट है, SHM फॉर जेड नॉट मच लेस देन आर। एक कंडीशन उसने दे दी कि अगर हम इस जेड नॉट की वैल्यू आर के कंपैरिजन में बहुत छोटी ले लें तो इस जेड नॉट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन में, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। सो उस केस में आपका FE कितना आ जाएगा, अगर हम बात करें, FE इज इक्वल टू माइनस KQ नॉट डिवाइडेड बाई, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल और ये हो जाएगा RQ इंटू जेड नॉट। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, Q नॉट R ये सब कांस्टेंट है, तो ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, जेड नॉट के। यानी कि अब ये आपका क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो फॉर दिस कंडीशन लाइक जेड नॉट इज मच लेस देन R, इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई होप इट इज क्लियर, है ना। सो आपका जो दूसरा ऑप्शन है ये भी आपका क्या होगा, करेक्ट वन। अब कभी कभी टाइम पीरियड भी पूछ लेता है, ठीक है, कि भाई अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है इस पॉइंट के अबाउट लाइक दिस, इस तरह से, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ठीक है, एक पूरा ऑसिलेशन करने में टाइम कितना होगा। सो SHM का फॉर्मूला हमें पता है क्लास 11 से, क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर M अपॉन KSHM। सर KSHM क्या है, जो भी नेट फोर्स है बॉडी पर मीन पोजीशन से अगर आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया बॉडी का और उस पर नेट फोर्स कैलकुलेट किया, तो नेट फोर्स जो होता है वो कुछ इस ऑर्डर का मिलता है आपको SHM के लिए, माइनस ऑफ सम कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये जो कांस्टेंट होता है ब्रैकेट में, इसी को हम क्या बोलते हैं, KSHM, ठीक है। सो अगर मैं इस इक्वेशन 1 को कंपेयर करूं इस इक्वेशन 2 से, तो ध्यान से देखो, ये है नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज एट ए डिस्टेंस जेड नॉट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ब्रैकेट में ये कांस्टेंट है पूरी, और ये डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन। सो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से दैट KSHM in this case will be K into capital Q into Q naught divided by Z naught। फाइन सर, ये K क्या है फिर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसको कंफ्यूज नहीं करना है KSHM से। सो आई कैन से टाइम पीरियड विल बी 2 पाई रूट अंडर M अपॉन KSHM विच इज Q नॉट इंटू Z, ऊपर चला जाएगा Z नॉट। फाइन, सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर टाइम पीरियड ऑल्सो। अगर कभी पूछा जाए तो यू कैन मैनेज नाउ। चलो, नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5।
ये आपका जेईई एडवांस 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से समझते हैं। देखो पहले तो समझते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से सुने, ये कह रहा है कि एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल है E1r। इनफाइनाइट लेंथ रॉड जो है, लीनियरली चार्ज्ड डेंसिटी इस पर कितनी है, लैम्डा, और इसकी वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल E2r। और एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है। इनफाइनाइट प्लेन शीट मतलब बहुत चारों तरफ फैली हुई है, ठीक है। और प्लेन शीट है, वैसे कागज़ एक तरह से मान लीजिए आप, कागज़ का पेज जैसा होता है, वो पेज इनफाइनाइटली पूरी फैला हुआ है, ठीक है। सो उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब यूनिट एरिया का चार्ज वो कितना है आपका, सिग्मा। इसकी वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल E3r है, ठीक है। सो आपसे पूछ रहा है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस R0 पर इन सभी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपस में इक्वल है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इनफाइनाइट प्लेन शीट लगा रहा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट चार्ज प्लस Q लगा रहा है, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो लीनियरली चार्ज्ड इनफाइनाइट लेंथ रॉड है वो भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस में बेसिकली इस पॉइंट चार्ज Q, ये लैम्डा लीनियरली चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी, इनमें आपस में रिलेशन पूछ रहा है अलग अलग, ठीक है। पहले ऑप्शन में Q और सिग्मा में रिलेशन, दूसरे ऑप्शन में लैम्डा और सिग्मा में रिलेशन, ठीक है। सो तीसरे ऑप्शन में आपको देखो E1 और E2 में रिलेशन, मतलब चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन। सो इस क्वेश्चन को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, इन सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले पता होना चाहिए, एग्जैक्टली फार्मूला होता क्या है। जैसे मैं कहूँ कि प्लस Q की वजह से R डिस्टेंस पर, R0 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, अगर मैं कहूँ तो इट इज़ KQ अपॉन R0 स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन 1। ऐसे ही अगर आपके पास एक रॉड दे रखी है इनफाइनाइट लेंथ, ठीक, इसकी वजह से R0 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, ये हम डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी, 2k लैम्डा अपॉन R0, और ये भी रेडियली अवे। इनके डेरिवेशन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही या तो CBSE लेवल वाली आप वीडियो देख लें, जो थ्योरी वाली वीडियो थी, बेसिकली थ्योरी के बाद है उसमें ये डेरिवेशन कर रखा है, क्योंकि ये डेरिवेशन CBSE लेवल का है, तो अगेन मैं उसको यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये हो गई। देन तीसरा जो आपका होता है रिंग, ये कुछ जनरल हैं, इनके बारे में आपको पता ही होगा, ठीक है। रिंग की वजह, चलो खैर रिंग की वजह से आपको पता ही है, अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, ये रेडियस R है। मैं सबको समराइज कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से भी अवे होती है, और ये होती है KQR अपॉन R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में रिंग का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। इन दोनों का तो पता चल गया, लेकिन इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप पिछली वीडियोस आपने अगर देखी होंगी CBSE लेवल वाली, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की CBSE लेवल की जो वीडियो है, उसमें हमने डिस्क की वजह से, ठीक है, एक ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क है आपकी, फाइन, ये हमने डेरिवेशन किया है मेंस लेवल की वीडियो में, डिस्कशन मेंस लेवल, तो आप ये रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है, चैनल पर जाकर। डिस्क की वजह से सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डिस्क की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है, सिग्मा, ठीक है। सो उसकी वजह से, क्योंकि ये मेंस में पूछा गया क्वेश्चन था, इसीलिए हमने मेंस लेवल में ही इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द रेडियली अवे डायरेक्शन, और वो उसका मैग्नीट्यूड होता है आपका सिग्मा अपॉन 2ε0 1 माइनस स्मॉल r अपॉन रूट अंडर R स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर, फाइन। ये फॉर्मूला होता है डिस्क की वजह से अपने सेंटर से R डिस्टेंस पर, ठीक है। अब बात करते हैं सर इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से कैसे निकालेंगे। ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया किसी भी वीडियो में, वो यहीं पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, देखो ये आपके पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ठीक है।
अगर मैं आपसे कहूँ बेटा कि प्लेन शीट और एक डिस्क में इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट, अगर मैं कहूँ जैसे इसकी रेडियस r है और इसकी लेंथ जो है विड्थ आपकी a है, ठीक, मैं कहूँ इनको देखकर आप कैसे पहचानते हो कि ये प्लेन शीट है और ये डिस्क है? इनकी बाउंड्रीज को देखकर ही ना। इसकी बाउंड्री सर्कुलर है और इसकी बाउंड्री ऐसे रेक्टेंगल शेप में, स्क्वायर शेप में है। अगर मैं कहूँ कि इनकी बाउंड्री इन्फिनिटी तक फैला दूँ, मतलब आप इनकी बाउंड्री को ना देख पाओ, केवल इतने इतने रीजन में अगर आप देखो, ठीक है, तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये रिंग है या डिस्क है। समझ में आया? यानी कि एक तरह से अगर मैं कहूँ कि एक फाइनाइट डिस्क की जिसकी रेडियस r है, अगर मैं इसकी रेडियस को इन्फिनिटी तक ले जाऊं तो यही डिस्क किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये इक्विवेलेंट होगी आपकी इनफाइनाइट प्लेन शीट के इक्वल, इनफाइनाइट प्लेन शीट के इक्वल। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। डिस्क को अगर आप रेडियस इनफाइनाइट कर दो तो वही आपका क्या बन जाता है? इनफाइनाइट प्लेन शीट। सर कैसे? क्यों? क्योंकि आपको बाउंड्री नहीं दिख रही है अब आपको केवल उसका प्लेन दिख रहा है, ठीक है, एंड दैट विल एग्जैक्टली बिहेव एज इनफाइनाइट प्लेन शीट। सो अगर मैं इस इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ तो आई कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट, और वो भी कैसा? इनफाइनाइट। ये क्या होगा आपका? डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, एट डिस्टेंस r, और उसमें एक लिमिट आपको पुट करनी होगी वेयर रेडियस ऑफ डिस्क शुड बी इन्फिनिटी। क्लियर? नाउ द फॉर्मूला ऑफ द डिस्क यू हैव ऑलरेडी सीन। ई डिस्क आपका कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस स्मॉल r अपॉन रूट अंडर r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ई डिस्क। तो अगर इसमें मैं कैपिटल R को इन्फिनिटी रख दूंगा तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा? 0, और ये जो फॉर्मूला निकल के आएगा आपका दैट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर मैं इसमें r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर दूं, r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो यही चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है? e में। सो द आंसर ऑफ दिस इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इनफाइनाइट प्लेन शीट जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी कितनी है? सिग्मा, ठीक, इसकी वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। अब इस एक्सप्रेशन को जरा ध्यान से देखो। सिग्मा आपका कांस्टेंट है क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है फॉर ए गिवन मीडियम। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट इज कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, उसमें डिस्टेंस के साथ आपकी फील्ड वेरी नहीं करती। इसका मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो। ये अगर मेरा प्लेन है इनफाइनाइट प्लेन, ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कहीं पर भी, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या आने वाली है? सेम, एंड दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो आई कैन से ई r1 ई r2 ये सब आपकी सेम आने वाली है, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फाइन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम इट is always constant, that is sigma upon 2 epsilon naught. I hope these formulas are clear to you now. अब हम इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन आया है उसको डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि अगर किसी डिस्टेंस r0 पर ये तीनों आपस में बराबर हों, कौन सी तीनों? E1 is due to plus q charge, E2 is due to rod and E3 is due to infinite plane. So now let me write the formulas. देखो ध्यान से। E1 R0 अगर मैं कहूँ इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी? KQ अपॉन R0 स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं कहूँ E2 R0 इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये रॉड की वजह से है तो इसका फॉर्मूला होता है 2K लैम्डा अपॉन R0। और E3 R0
ये प्लेन की वजह से, और उसका फॉर्मूला फिक्स है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब वो कह रहा है आपसे कि ये तीनों आपस में बराबर हैं, ठीक, ये तीनों ही आपस में क्या है, इक्वल। तो पहला ऑप्शन क्या है कि चार्ज का सिग्मा के साथ रिलेशन। तो अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट करूं तो क्या मिलेगा मुझे, के क्यू अपॉन आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से के की वैल्यू आप रखोगे जब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और क्यू आपका आ जाएगा सिग्मा 2 पाई आर नॉट स्क्वायर, ठीक है। जबकि यहाँ कितना दे रखा है, 4 का फैक्टर, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, फाइन। देन सेकेंड ऑप्शन में लैम्डा और सिग्मा का रिलेशन पूछा गया है, तो आप इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट कर दो। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, लेट मी राइट, सेकेंड ऑप्शन अगर हम चेक करें बी, ठीक है, ये तो ए चेक हो गया। बी ऑप्शन चेक करें तो 2k लैम्डा अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपको आर नॉट मिल जाएगा, आर नॉट इज इक्वल टू 4 एप्सिलॉन नॉट के लैम्डा अपॉन सिग्मा, ठीक है। सो यहाँ से के की वैल्यू जब पुट करोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये मिलेगा लैम्डा अपॉन पाई इंटू सिग्मा। जबकि यहाँ क्या दे रखा है, लैम्डा अपॉन 2 पाई सिग्मा। सो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। देन लेट मी चेक सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन C1, E1 आर नॉट बाई 2। देखो E1 क्या है, बेसिकली ये एक्सप्रेशन है। तो अगर मैं C ऑप्शन चेक करूं, लेट मी चेक द C ऑप्शन नाउ। इन द C ऑप्शन E1 आर नॉट बाई 2, तो यहाँ आर नॉट बाई 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू आर नॉट स्क्वायर, और ये y2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल है 2 इंटू ई टू आर नॉट बाई 2 के। तो देखते हैं 2 इंटू ई टू क्या है आपका, दिस वन, और इसमें आर नॉट बाई 2 अगर लिखोगे तो ये कितना मिलेगा, 4k लैम्डा बाई आर नॉट, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो k की वैल्यू, देखो ध्यान से, यहाँ पर लैम्डा आपका दे रखा है, ठीक है, हेयर दिस इज गिवन 2e2 आर नॉट बाई 2, ठीक है। तो क्या ये आपस में इक्वल हैं, ध्यान से समझो, आपको ये दोनों तो आपस में इक्वल दे रखे हैं, के क्यू बाई आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर नॉट, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि क्या ये दोनों आपस में इक्वल आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8k लैम्डा बाई आर नॉट। दिस इज योर इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों में, तो ये क्या बन जाएगा, 4kq, और ये हो जाएगा 8। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और यही तो लिखे हुए हैं यहाँ पर देखो, ठीक है। सो आई कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट वन, फाइन। नाउ लेट मी चेक द डी ऑप्शन। अब इसमें देखो डी ऑप्शन कैसे चेक करेंगे, लेट मी सिलेक्ट ऑल। देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, देखिए। सो यहाँ पे वो आपसे कह रहा है E2 आर नॉट बाई 2, E2 आर नॉट बाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा आपका, 2k लैम्डा अपॉन आर नॉट की जगह आप क्या रखना है, आर नॉट बाई 2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एंड 4e3 आर नॉट बाई 2, तो 4 इंटू E3 आर नॉट बाई 2, तो E3 की वैल्यू कितनी है आपकी, हमेशा ही सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो डिस्टेंस के साथ कभी चेंज नहीं होती। सो आई विल से कि ये यही रहेगा आपका 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका बन जाएगा E2 आर नॉट बाई 2 बन जाएगा 4k लैम्डा अपॉन आर नॉट। तो क्या ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, वो आपसे ये पूछ रहा है। तो आपको पता है कि 2k लैम्डा बाई आर नॉट किसके इक्वल है आपका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के। ये क्वेश्चन में दे रखा था स्टार्टिंग में। सो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा 4k लैम्डा अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो
ये जो 4k लैम्डा अपॉन आर नॉट है वो बेसिकली 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, विच इज़ नथिंग बट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल है, ना कि इसके। ठीक है, सो ये चीज़ अलग है आपकी, ये इसके इक्वल रहेगा। फाइन, सो ये ऑप्शन आपका बन जाता है गलत, ये डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। फाइन, सो चारों ही शेप की वजह से, तीनों ही शेप की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और उनका मैनिपुलेशन कैसे डिस्टेंस के साथ वो वेरी करते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका एनालिटिकल स्किल पे बेस्ड है। ठीक है, कि कोई एक्सप्रेशन दे रखा है और उसमें पैरामीटर्स को चेंज करना और उनको दूसरी वैल्यू से कंपेयर करना। सो ये स्किल आपकी जेईई एडवांस की इसमें टेस्ट हो रही थी, क्योंकि फॉर्मूले आपको पहले से ही पता थे, फॉर्मूले कोई बहुत टीवियस या डिफ़िकल्ट नहीं थे, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के ये एनालाइज करना था। ठीक है, मोर देन वन करेक्ट आंसर था। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। लेट मी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आईआईटी 1986 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत पहले बहुत इजी क्वेश्चन आते थे, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इसमें ये कहा है कि ये पूरा सेटअप जो है आपका वो एयर में रखा हुआ है अभी। ठीक है, इस पर मास m है और चार्ज q है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन में है अभी, इक्विलिब्रियम में मतलब अभी ये फर्दर ना तो एक्सपेंड कर रहे हैं और ना ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और इस पर अभी फोर्स कितना है mg। ठीक है, और ये इस पर एक फोर्स लगा रहा है Fe। ठीक, इन दोनों का रिजल्टेंट को कौन बैलेंस कर रहा है, इस स्ट्रिंग में टेंशन। ठीक है, अगर मैं इसको ध्यान से समझना, देखो अभी ये यहाँ रुका हुआ क्यों है, रीज़न क्या है कि इस t का जो एक ऊपर की तरफ कंपोनेंट है थीटा, t cos थीटा, इसको बैलेंस कर रहा है mg, और t sin थीटा अगर मैं बात करूं ये बैलेंस कर रहा है किसको, Fe को। मतलब t sin थीटा Fe को लेफ्ट में नहीं ले जाने दे रहा है इस ब्लॉक को, और t cos थीटा mg को नीचे नहीं ले जाने दे रहा है। ठीक है, सो ये ब्लॉक यहाँ पर आराम से रुका हुआ है। लेकिन अगर मैं इस पूरे सेटअप को, वो कह रहा है कि ग्रेविटी फ्री रीजन में अगर ले जाएं, ग्रेविटी फ्री मतलब mg हट गया यहाँ से, mg के हटते ही क्या होगा बताओ, ये जो आपका Fe लग रहा है और ये जो t cos थीटा लग रहा है, ये नीचे की तरफ पुल ख़त्म हो जाएगा इसका। सो ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। ठीक है, mg है नहीं तो ये दूर दूर जाने लग जाएंगे, ये इधर फोर्स लगेगा, ये इधर फोर्स लगेगा। ठीक है, सो फाइनली जो सिचुएशन बन जाएगी आपकी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, मतलब दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे और मैक्सिमम एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो मैक्सिमम दूर कितना जा सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ स्ट्रिंग की लेंथ L है और ये L है, तो 2L लेंथ ही एक दूसरे से दूर जा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अभी तो इनको एक दूसरे से दूर जाने से कौन रोक रहा था, mg। ठीक है, अब mg है नहीं तो वो कहेगा जाओ जितना दूर जाना है, तो मैक्सिमम दूर कितना जा सकते हैं, L प्लस L 2L, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, फिक्स्ड। सो वी कैन से अभी इक्विलिब्रियम में इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स तो आपका क्या लगेगा, Fe इधर, और इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, टेंशन फोर्स इधर। फाइन, सो आई कैन से इन इक्विलिब्रियम Fe should be equal to tension and the angle becomes 180 डिग्री। ठीक है, नाउ Fe की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, कितना आएगा, K इंटू Q। ठीक है, और सेपरेशन कितना हो गया, 2L, तो वी विल राइट 2L का स्क्वायर इज इक्वल टू टेंशन। फाइन, सो ये आपके आ गई टेंशन की वैल्यू, और एंगल आपका कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 180 degree. So this is the answer for this question. I hope this is clear. Now let me take next question. ये 1979 में IIT में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है ध्यान से समझें। वो आपसे कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका मास m है, चार्ज q है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से लगा दी गई है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, कोई चार्ज नहीं था, तब इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो ये थी, यहाँ नीचे लग रहा था mg और इसमें टेंशन थी ऊपर t, और t इज इक्वल टू क्या था, mg। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। जैसे ही आपने इसको चार्ज दिया प्लस q और इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टली लगाई, तो इस पर एक फोर्स लगने लगा इधर q इंटू ई, जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में चलने लगा।
अब सिंस ये यहाँ फिक्स है तो इसका मोशन किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। अब जैसे जैसे ये यहाँ से ऊपर उठेगा, ये एंगल थीटा बढ़ेगा, तो होगा क्या उससे, ध्यान से समझो। इस पर मैं आपसे कहूँ कि mg लगेगा नीचे, और इसकी जो टेंशन है वो T है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है QE कांस्टेंट, वो ये लग रहा है। अभी अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंट करूँ तो ये जो थीटा है ये भी थीटा होगा, तो इस थीटा की वजह से, इस टेंशन की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा T cos थीटा, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा T sin थीटा। तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, इस QE की वजह से, वैसे वैसे ये T sin थीटा बढ़ेगा, क्योंकि थीटा बढ़ने से sin थीटा बढ़ता है। सो आई कैन से एक टाइम के बाद T sin थीटा QE को क्या कर लेगा, बैलेंस। ऐसे ही T cos थीटा mg को क्या कर लेगा, बैलेंस, और ये ब्लॉक, ये पेंडुलम यहीं पर रुक जाएगा। सो आई कैन से एट इक्विलिब्रियम T sin थीटा इज इक्वल टू Fe and T cos theta is equal to mg. So from that I can say tan theta is equal to Fe upon mg. So अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इक्विलिब्रियम में ये पेंडुलम अब वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, सो द आंसर इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स QE अपॉन mg, QE अपॉन mg, फाइन। और टेंशन की अगर बात कर ली जाए तो टेंशन कितना होगा, अगर इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो टेंशन आपको मिल जाएगा T इज इक्वल टू रूट अंडर QE का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब इस पे बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो ध्यान से सुनो बच्चों, इतने ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से जो कि जेईई एडवांस में पूछे गए हैं। अब आपका क्या काम है, ध्यान से सुनो, ये वीडियो देख लेना ही केवल सफिशिएंट नहीं होगा आपको आपकी जेईई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। इस वीडियो से केवल आपको ये आइडिया लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने लेंथी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन किस तरह की होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस में। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लगता है जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं, कि नेचर समझ में आता है आपको क्वेश्चंस का, डोमेन समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किस तरह के डोमेन को वो टच कर रहा है, ठीक है। सो अब आपका काम क्या है, इस वीडियो को सुनने के बाद आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई जेईई एडवांस लेवल की असाइनमेंट उसको खोलेंगे। आप देखेंगे उस बुक असाइनमेंट में जितनी भी आपकी स्टैंडर्ड बुक हैं जेईई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए, जैसे एससी वर्मा हो गई, बीएम शर्मा हो गई, इरोडो हो गई, तो इन सभी स्टैंडर्ड बुक्स में से जो क्वेश्चन आपके आईआईटी जेईई के लिए रेलेवेंट हैं, सारे क्वेश्चन नहीं, रेलेवेंट क्वेश्चन फॉर आईआईटी जेईई ऑफ द टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सारे क्वेश्चन उन असाइनमेंट्स में हमने इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। वीडियो सुनने के बाद आप उस असाइनमेंट को ट्राई करें। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, या इसी वीडियो लेक्चर का कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, तो डिस्क्रिप्शन में ही हमारी लाइव डाउट क्लासेस की लिंक भी दे रखी है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट को उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। दीज आर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अब आपको बेसिकली केवल प्रैक्टिस करना रह गया है, और बिलीव मी बेटा, आप कितना भी वीडियो लेक्चर सुन लें, मैं यहाँ पे 1000 क्वेश्चन और करा दूँ, ठीक। इनफैक्ट स्टार्टिंग के जो वीडियोस में डाल रहा था उसमें आप देखेंगे कूलॉम्स लॉ का आई थिंक 2.5 घंटे का एक वीडियो डाला हुआ है मैंने, उसमें मैंने ही खुद वो सारे क्वेश्चंस वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं, एससीवी, इरोडो, बीएम शर्मा, रैस्निक हैलिडे, ठीक है। लेकिन बिलीव मी, उनको आप सब देख लो, लेकिन जैसे ही नया क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपसे वो क्वेश्चन नहीं होगा अगर आपने खुद से क्वेश्चंस के साथ स्ट्रगल नहीं किया है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई अब मैं एडवांस लेवल की वीडियोस में केवल प्रीवियस ईयर के आईआईटी जेईई के क्वेश्चंस पुट कर रहा हूँ, ठीक है, और बाकी जो उन्हीं के जैसे क्वेश्चंस हैं स्टैंडर्ड बुक्स में, वो मैं असाइनमेंट्स में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार आप खुद उनके साथ स्ट्रगल करें, उनको ट्राई करने की कोशिश करें, फिर जहाँ पर आप वो अटकते हैं, आपसे जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वो आकर आप लाइव डाउट सेशन में मेरे से डिस्कस करें, तब मैं आपको वहाँ पे हेल्प कर पाऊँगा कि एग्जैक्टली किस स्टेप में आप
गलत कर गए, या किस तरह से सोचना होता है जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, देन ओनली इट विल बी फ्रूटफुल टू यू. सो आई होप यू विल डू दिस. थैंक यू. बाय बाय. हैव अ नाइस डे.